दोस्तों नमस्कार। नेपाल के सुनसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तराई के रीजन में पड़ता है, वहां पे 26 जुलाई को कुछ हिंदू डिवोटीज वो वहां से एक शिव जी की पूजा करके वहां से पानी लेके जा रहे थे। वहां पे एक बारात, कोशी बारात से, और उनका जो शिव जी की पूजा का है वो उसको कहा जाता है बोलबम रिचुअल, और सावन के महीने बनाया जाता है। जैसे इंडिया के अंदर शिव जी की यात्रा निकल रही है, तो वहां पे इनका म्यूजिक चल रहा था, लाउड म्यूजिक चल रहा था। एक मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकले तो वहां पे लोगों ने इनसे ऑब्जेक्शन की और इन पे पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। वहां पे लड़ाई शुरू हो गई, दोनों तरफ से लाठियां चली, डंडे चले। उसके बाद जो नेपाल की गवर्नमेंट है उसने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद 4 दिन तक ये चलता रहा और वहां पे झगड़े चलते रहे, वहां पे मुस्लिम के मकानों को जलाते रहे, क्योंकि ये सिचुएशन थी और ज्यादा बिगड़ गई। और एक ओम प्रकाश मेहता जिसकी उम्र है 30 साल, उसकी मौत हो गई, गोली लग गई उसको। पुलिस आई, पुलिस ने भी जो हिंदू थे उनको पीटना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पे जुलाई 30 को कोल बाजार और लाहौर और सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे भी एक गणेश यादव नाम के लड़के की डेथ हो गई। लेकिन जो नेपाल की गवर्नमेंट थी उसके बाद जागी। आपको याद होगा 2025 में यहाँ पे जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था। जेनजी के प्रोटेस्ट के अंदर यहाँ पे आग लगाई गई, बहुत दंगा किया गया। यहाँ पे मोटरसाइकिल पे लोग आए और उनके चेहरे ढके हुए थे, टोपी किसी के पास थी नहीं, तो उनकी शक्ल पहचानना मुश्किल था। और ये कहा जाता है कि सारे के सारे मुस्लिम थे, क्योंकि उन्होंने वहां पे जो मंदिर था पशुपतिनाथ मंदिर, उस पर आग लगा दी थी, उसको तोड़ने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद यहाँ पे बालन शाह इलेक्शन जीत गए। और ये कहा जाता है जेनजी के ये एक प्रोडक्ट है। ये जेनजी के प्रोडक्ट अपनी कंट्री संभाल नहीं पा रहे। आप देखिए, जब जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा था तो यहाँ पे भी लोग शोर मचा रहे थे कि पीएम मोदी को रिजाइन करना चाहिए। जेनजी के प्रोटेस्ट हैं, केजरीवाल ने भी शोर मचाया। यहाँ पे जो लोग स्टूडेंट के नाम पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने भी शोर मचाया। लेकिन यहाँ पे 2800 लोग जो क्रिमिनल थे, वो कौन थे? वो लाए गए थे बाहर से, जो सारे के सारे मुस्लिम थे, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, उनको लाया गया कि आप तोड़फोड़ करो। वहां जेनजी नेपाल में फेल हो गया। बांग्लादेश के अंदर भी जेनजी क्या था, वो सारे मुसलमान थे और उन्होंने वहां गदर बचाया, तोड़फोड़ की, गोलियां चलाई, लोगों का मर्डर किया, हिंदुओं को मारा, वो भी जेनजी थे। यानी कि जेनजी दिखाने की बात है, जेनजी है कुछ नहीं। लेकिन जब यहाँ पे हिंदुओं ने अटैक करना शुरू कर दिया, इनके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, तो यहाँ से लोग भागने शुरू हो गए। और जो भागने शुरू हुए कौन थे? सारे बंगाली बोल रहे थे, यानी कि आपके बंगाली बांग्लादेश के मुस्लिम थे या रोहिंग्या थे। ये क्लियर हो गया। नेपाल एक हिंदू कंट्री है, यहाँ पे बहुत साल से डेमोक्रेसी आई है 2008 से, लेकिन डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो पाई। राजा के रूल के टाइम में नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही थी, आज भी यहाँ पे आवाजें उठ रही हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी आई तो यहाँ पे बहुत सी डेवलपमेंट की गई। बॉर्डर पे 4000 मस्जिदें बनाई गई, बॉर्डर के ऊपर, ईरान इंडिया बॉर्डर पे। और इंडिया के बॉर्डर पे भी यूपी बिहार में बहुत सी मस्जिदें बनी थी। जब योगी आदित्यनाथ पावर में है तो रिसेंटली पिछले साल उन्होंने यहाँ पे बहुत सी मस्जिदें जो इलीगल बनी थी बॉर्डर पे, उसको हटा दिया, क्योंकि बॉर्डर पे मस्जिद होगी तो पाकिस्तान के टेररिस्ट यहाँ से आ पाएंगे। आपको याद होगा, पाकिस्तान के टेररिस्ट नेपाल को यूज करते हैं एक जगह जिसके थ्रू वो टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल का इंडिया से बॉर्डर लगता है और ये पोरस बॉर्डर है। हमारा जो नेपाल से बॉर्डर लगता है वो है 1651 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर का, और साथ में नेपाल लैंडलॉक कंट्री है। इसका चाइना के साथ बॉर्डर लगता है 14 किलोमीटर का। लेकिन इंडिया के पोरस बॉर्डर की वजह से यहाँ से लोग आते हैं। अगर 1999 में IC-114 हाईजैक हुआ था, वो भी नेपाल से हुआ था। 2020 में फोर्ट के जो इंटरोगेशन सेंटर था वहां जो अटैक हुआ था, उसके भी टेररिस्ट नेपाल से आए थे। 2001 में पार्लियामेंट अटैक में भी यहाँ से ही आए थे लोग। यानी कि पाकिस्तान की सॉइल को यूज करता पाकिस्तान की ISA के लोग। और पिछले 3 साल में कहा जाता है बहुत से पाकिस्तान के ISA के लोग वो नेपाल के अंदर रेगुलरली आते हैं, क्योंकि वहां पे कोई चेक नहीं है, कोई कुछ चेक नहीं कर सकता, तो वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही थी। तो ये कहा जाता है ये जो दंगा कराया गया इसके पीछे भी पाकिस्तान की ISA का हाथ है। आपको ये भी याद होगा, जब यहाँ पे फेक करेंसी का काम चल रहा था, सारी पाकिस्तान की जो फेक करेंसी नेपाल के रास्ते से आती है। आज यही चर्चा करेंगे कि नेपाल कितना डेंजरस है, और जेनजी की भी बात करेंगे। फिर नेपाल के अंदर हिंदू जाग गए, क्योंकि मुसलमान तो बाज ही नहीं आएंगे। तो हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, इनका भी बहुत एक्सपोजर है नेपाल का। उदय शंकर पानी जी, नेपाल के अंदर मुसलमानों ने हिंदू यात्रा पे अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन नेपाली बहुत गुस्से वाले हैं, वैसे शांत हैं, लेकिन इन पे कोई अटैक करे तो किसी को भगतते बख्शते नहीं। और आज वहां से जो बांग्लादेशी आए थे, यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी कुछ साल पहले थी 2%, आज हो गई 10%। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर, मैं नेपाल के साथ, जैसे आपने सही कहा कि मेरे काफी अच्छे रिलेशन रहे। मैंने 2 फिल्में बनाई हैं नेपाल में।
तो मेरे को तो जो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि भाई इट इज मोर ऑफ ए मोर हिंदू देन हिंदुस्तान एंड मोर इंडियन देन हिंदुस्तान, क्योंकि वहां पर आप कोई भी होर्डिंग वगैरह देखे तो आपको इंग्लिश में नजर नहीं आते, देवनागरी में नजर आते। और वहां हर आदमी नेपाली एक दूसरे को विश करता है, नॉट हाई ही अपने जो जैसे हिंदुस्तान में होता है, वहां नमस्कार करके विश किया जाता है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, बड़े सिंपल लोग हैं लेकिन कड़क लोग हैं एंड दे आर प्राउड ऑफ देयर हिंदू ओरिजिन। और वहां डेफिनेटली आपने कहा ना, पाकिस्तान भी वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और चाइना भी क्रिएट कर रहा है। चाइना अपने यहाँ तो मुस्लिम्स को टॉलरेट नहीं करता, लेकिन वो चाह रहा है कि चलो नेपाल में हमारे एजेंट की तरह ये लोग जाएं और हिंदुस्तान को कमजोर करें, तो वो लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे। तो ये हमारे जो नेपाली भाई हैं वो दे वेरी सिंपल एंड दे आर वेरी टॉलरेंट, लेकिन जहाँ धर्म की बात आ जाती है वो बड़े कड़क होते हैं आके। और मैंने तो वहाँ कुछ गांव देखे हैं सर, वहाँ नेपाल में जब मैं मनांग के पास गया था तो 7 गांव में तो वो लोग मतलब इतने खूंखार हैं कि पुलिस अलाउ नहीं करते एंड दे आर ऑलवेज विथ गन्स एंड नाइफ्स वहां पर। तो वहां पब्लिक का ही चलता है, अभी और रिमोट एरियाज में तो फिर ये जो नेपाली हिंदूज हैं वो अपनी सरकार चलाते हैं, वो अपने तरीके से चलाते हैं। तो यहाँ डेफिनेटली वहां प्रॉब्लम क्रिएट करने की मैं तो जब गया था, जब सर मेरे को तो कोई मस्जिद नजर नहीं आई थी, कोई एक नंबर मस्जिद, लेकिन अभी मैंने सुना बहुत भर गई है वहां पर। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बॉर्डर एरियाज में वो लोग भर रहे हैं। जिस तरह से चिकन नेक के पास उन्होंने पूरे बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर के पास सारी मस्जिदें भर दी हैं और मस्जिदें भर दी हैं, उनके स्कूल भर दिए उनके। तो वो लोग एक्टिव हैं एंड दे आर ट्राइंग कि किस तरह से हिंदुस्तान को कमजोर करें, हिंदुस्तान के रिलेशनशिप खराब करें और वहां के नेपाल के हिंदुओं को भी कमजोर किया जाए। आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैव सेड, दिस इज व्हाट आई हैव टू से। उदय, देखिए जब यहाँ पे जेंजी का प्रोटेस्ट हुआ था, मैं आपको एक बता दूं बात, जेंजी का प्रोटेस्ट हुआ था उसके पीछे था अमेरिका। बांग्लादेश में भी जेंजी के प्रोटेस्ट के पीछे बांग्लादेश यूएस था। इंडिया के जंतर मंतर प्रोटेस्ट के अंदर भी यूएस की डीप स्टेट थी, यानी कि सबके पीछे यूएस है। यूएस इस रीजन को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, इंडिया को टारगेट करना चाहता है, ये पक्की बात है। लेकिन जब देखिए पहले क्या था कि ईरान के अंदर यूएस और इंडिया मिलकर काम करते चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन पिछले कुछ सालों से यूएस ने एंटी इंडिया एजेंडा फैला लिया है। और जब यहाँ पे जेंजी का प्रोटेस्ट हुआ था, यानी कि जो इंडिया से लोग लाए गए थे, मुसलमानों को लाया गया था, टोपी नहीं थी, उनकी दाढ़ी काट दी गई थी, लेकिन उन्होंने हेलमेट पहनी हुई थी, कोई पहचान नहीं पाया। उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे तो जो इनके टेम्पल पे आग लगा दी, पशुपतिनाथ टेम्पल पे, तब लोगों को शक हुआ कि ये तो हिंदू नहीं हो सकते। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं, ये इन्फॉर्मेशन सारी पास की गई थी, जो हमारे एम्बेसी के अंदर लोग बैठे हैं, इवन लॉ के लोगों को पास की गई थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और गवर्नमेंट ने उन लोगों के खिलाफ एक्शन कोई नहीं लिया कि आपने इन्फॉर्मेशन कैसे नहीं आया आपके पास, क्यों नहीं आपके पास इन्फॉर्मेशन आई। गवर्नमेंट को इन चीजों पर ख्याल रखना पड़ेगा। आप इंटेलिजेंस फेलियर को या इंटेलिजेंस के इग्नोरेंस को टॉलरेट नहीं कर सकते। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, क्योंकि मैं राव से हूँ, मैं भी वहां पे पोस्टेड रहा हूँ, मुझे पता है क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली उन लोगों को टारगेट करना पड़ेगा जो काम नहीं करते, जो बेसिकली पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं, चाहे रॉ के हो चाहे एमए के हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे देखने की, सुरक्षा की। लेकिन अब जो प्रोटेस्ट हुआ, इसके पीछे भी पाकिस्तान की सही कहा था, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिशन है काठमांडू के अंदर, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है यहाँ पे, बहुत, क्योंकि उनको यहाँ से अच्छा रास्ता मिलता है। देखिए जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो तो पूरा सील कर दिया गया, तो पाकिस्तान वहां से इन्फिल्ट्रेशन कर नहीं सकता। जरूर कुछ टेररिस्टों को भेजता है, क्योंकि कश्मीर के अंदर टेररिस्टों को भेजा करता था, लेकिन यहाँ से वो ओपनली टेररिस्टों को भेज सकता है, कोई उनकी रोक टोक नहीं है। यहाँ पे जो सारा का सारा काम दिया गया, सुरक्षा का काम दिया गया, वो दिया गया एसएसपी को। एसएसपी इसको घाट करती है। पहले एसएसबी रॉ के कंट्रोल में थी, लेकिन एसएसबी किस तरीके से चेक कर सकती है? अगर आप बॉर्डर पे देखोगे जहां पे 4000 मस्जिद बनी है, देखिए अगर आप नेपाल इंडिया के बॉर्डर पे जाएंगे, क्योंकि इनका बॉर्डर मेनली लगता है यूपी और बिहार से, तो वहां से आप जाएंगे तो वहां पे रोड बने हुए हैं, कच्चे रोड है, कच्चे रोड से आप कभी इंडिया की तरफ आ जाएंगे, कभी नेपाल के अंदर। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ घूम रहे हैं वहां घूम रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पे आपको फेंसिंग भी नहीं है। तो ये लोग वहां से इन्फिल्ट्रेट करते हैं, और हमारे एसएसबी के जवान कैसे इसको टॉलरेट कर सकें, कैसे चेक कर सकें? क्योंकि यहाँ के बॉर्डर है 1751 किलोमीटर का। अब गवर्नमेंट यहाँ पे फेंसिंग नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है नेपाल एक हिंदू कंट्री है, उसमें हम क्यों फेंसिंग करें। लेकिन नेपाल में जब बालन शाह पावर में आए, उन्होंने एंटी इंडिया एजेंडा फैला लिया। पहले भी जब यहाँ पे सीपीएन यूएमएल पावर भी थी,
तो भी एंटी इंडिया एजेंडा फैलाती थी, क्योंकि उनके क्लोज लिंक थे पाकिस्तान के, चाइना के साथ, और साथ में पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। बालन शाह ने शुरू में इशू रेस कर दिया काला पानी और एक दूसरे एरिया का, कि ये हमको बिलोंग करता है। जब इंडिया ने कहा भाई ये हमारा हिस्सा है, हम इसको बातचीत से कर सकते हैं, तो बालन शाह को लगा कि वो इंडिया को प्रेशर तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसको पीछे से शायद जरूर है चाइना के साथ में, शायद उसको यूएस की, लेकिन यूएस उसको पेट्रोल तो देगा नहीं। यूएस क्योंकि वहां पे जो यूरेनियम है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहता है नेपाल के अंदर, और इसीलिए यूएस यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। लेकिन इंडिया ने कहा कि अगर तुम ये इशू उठाओगे तो तुम्हें पानी कौन देगा, तुम्हें कौन देगा यहाँ पे पेट्रोल, पेट्रोल तो उनका इंडिया के रास्ते से ही आता है। और जब वहां पे गल्फ के अंदर वार चल रहा था, या अब भी वार चल रहा है, तो पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन इंडिया इनको पेट्रोल भेजता है, यानी कि जो रिफाइंड पेट्रोल है वो हम इनको भेजते हैं, नेपाल को भेजते हैं। नेपाल के पास पेट्रोल को रिफाइन करने का कोई साधन भी नहीं है, तो नेपाल ने अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन मेन बात है कि अब बालन शाह, और फिर इन्होंने एक नया मैप भी निकाला था, पहले भी निकाला था, बालन शाह के टाइम में भी निकाला, जिसके अंदर कहा कि यूपी और बिहार के कुछ हिस्से हमें बिलोंग करते हैं। तो हमारे एक वहां पे डिप्लोमेट है, उन्होंने कहा भी आपके हिस्से बिलोंग करते तो ले लो, आप जाओ, खाली पड़ा हुआ, क्या आप ले पाओगे? नेपाल को पता है कि हमारे हिस्से नहीं ले सकता, कहने को जो मर्जी कहते रहे। क्योंकि नेपाल के अंदर जब मैं भी पोस्टेड था ना, तो नेपाल के अंदर एक दुकान में गया, रेस्टोरेंट के अंदर गया, तो मेरे साथ एक नेपाली बैठा था जो उनका इंटेलिजेंस का आदमी था, हमारी अच्छी दोस्ती थी। तो वहां पे मैप लगा था ग्रेटर नेपाल का, तो मैंने कहा भाई आपने तो बड़ा अच्छा मैप लगा रखा है, तो ये एरिया आपका? कहते हैं हाँ जी हमारा एरिया है। मैंने कहा तुम हमारा ये इंडिया का एरिया को अपना एरिया कहोगे तो तुम अपने एरिया को संभाल नहीं पाओगे। अगर इंदिरा गांधी होती तो तुम्हारे पूरे तराई को काट के अलग ले जाती, क्योंकि इंदिरा गांधी जब पावर में थी तो उस टाइम पे ऑपरेशन चल रहा था। इंदिरा गांधी ने सिक्किम को मर्ज किया, दूसरा उसका काम था नेपाल के तराई को इंडिया के अंदर मर्ज करना, ताकि यहाँ से चाइना जो धमकी देता है, चाइना की तरफ से कोई इश्यू होता है, उसको हम प्रॉपर तरीके से झेल पाए। लेकिन बालन के टाइम में भी इशू हुआ, फिर एक और इशू यहाँ पे हुआ था कि उन्होंने अपने नक्शे को चेंज कर दिया था, साथ में कुछ करेंसी नोट पे कुछ ऐसी चीजें लिखती थी जो, यानी कि मैप लगा दिया था जो ऑब्जेक्शनेबल था। लेकिन सारे के सारे इशू रिजॉल्व हो गए और बालन शाह को समझ में आ गया कि मेरे को इंडिया की जरूरत है। अब उनकी प्लान थी इंडिया के अंदर आने की, क्योंकि पीएम मोदी ने इन्वाइट किया था कि आप आइए, और वो इंडिया के अंदर विजिट करने वाले थे, और यहाँ पे बहुत से एग्रीमेंट होने थे। एक तो वहां पे डैम बनाने का काम था, एनर्जी का एग्रीमेंट था, क्योंकि जितने भी नदियां नेपाल से आती हैं इंडिया की तरफ आती हैं, और यहाँ पे डैम का इन्होंने पहले चार्ज कोशिश की थी देने की चाइना को, लेकिन इंडिया ने कहा अगर चाइना डैम बनाएगा तो हम आपके से बिजली लेंगे नहीं, बिजली तो हम ही लेंगे, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है और चाइना को बिजली चाहिए नहीं। जो चाइना का एरिया नेपाल से लगता है वो ऐसा एरिया जहाँ पे रिमोट है, यानी कि वहां पे कोई पॉपुलेशन नहीं है, तो बिजली तो हम ही देंगे। तो जब इनके पहले प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए थे प्रचंड, उनके साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया था कि 20 साल तक हम आपसे बिजली लेंगे। तो इनसे भी कहा था बिजली भी लेंगे, डैम बनाएंगे, साथ में आपको जो बाकी चीजें चाहिए, ट्रेड बिजनेस वो भी करेंगे, क्योंकि हमारे थ्रू या इंडिया के थ्रू सारी इनकी ट्रेड जाती है। जो हमारा यूएन का एक चार्टर है उसके हिसाब से 2 पोर्ट हमको देने पड़ते हैं नेपाल को, और हमने 2 पोर्ट वो दिए जो नेपाल को चाहिए। नेपाल ने कोशिश की थी कि चाइना का पोर्ट ले ले, लेकिन अगर चाइना का पोर्ट लेगा तो उसको लंबा रास्ता पड़ेगा, चीजें महंगी पड़ेगी, जो उसको अफोर्डेबल नहीं है। और इवन हम नेपाल की करेंसी को सपोर्ट करते हैं, जैसे वहां पे इंडियन रुपी चलता है, और नेपाल हमारे 100 रुपए के पीछे नेपाल के 160 रुपए, अगर जो भी चेंज हो जाए लेकिन वो करेंसी की पावर वही रहती है, तभी नेपाल की इकोनॉमी इस टाइम पे बैलेंस में है। और दूसरी बात है कि 4 करोड़ पॉपुलेशन में से 1 करोड़ पॉपुलेशन नेपाल की इंडिया के अंदर रहती है, और नेपाल के अंदर इंडिया कोशिश कर रहा है कि वहां पे इंडस्ट्री लगे, और इवन इंडिया ने पाइपलाइन बनाई है ताकि पेट्रोल जा सके। दूसरा, इंडिया एक रेलवे लाइन बना रहा है जो नेपाल से इंडिया को लिंक करेगी, वो भी इंडिया खर्चा कर रहा है। हाँ उदय, आप बताइए, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। सर, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि बालन शाह ने, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, उसने अभी अनाउंस ये किया है कि नेपाल में कोई भी गवर्नमेंट की नौकरी मुस्लिम को नहीं दी जाएगी। वो खुलेआम वो बोलते हैं। हालांकि वो हर नेपाली के मन में ना वो एल्डर ब्रदर के अगेंस्ट थोड़ी ना वो घृणा तो थोड़ी रहती है आके, तो वही हिंदुस्तान के, बट दे आर सो डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर मेडिसिन, सॉल्ट और इंपोर्ट्स, काफी चीजें जो इंडिया उनको देता है, वो अगर इंडिया 1 मिनट भी रोक ले तो उनकी हालत टाइट हो जाएगी। तो दिस इज न्यू डेवलपमेंट दैट बालन शाह गिवन अ वेरी, मैंने प्रेशर में आके किया है या लोगों को खुश करने के लिए किया है, लेकिन उसने कहा कि कोई भी गवर्नमेंट की नौकरी मुस्लिम को नहीं दी जाएगी नेपाल के अंदर। उदय, वैसे तो ये खबर वेरीफाइड नहीं है, लेकिन आपको मैं दूसरी बात बता दूं, आप नेपाल के अंदर जो मेन उनका इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, वो है उनकी रेमिटेंस।
कुछ लोग इनके गल्फ के अंदर हैं, कुछ जैसे मैंने कहा 1 करोड़ इंडिया के अंदर है, होटल्स के अंदर काम करते हैं, घरों में भी काम करते हैं क्योंकि एजुकेशन कम है। तो और साथ में इनको जो इंडिया के अंदर एजुकेशन दी जाती है, 10 सीटें नेपालियों के लिए रिजर्व की जाती हैं हमारे जो मेडिकल के अंदर, और जो आपके इंजीनियरिंग है सेक्टर के अंदर वहां भी बहुत सी सीटें इनके लिए रिजर्व की जाती हैं। और साथ में जो गल्फ के अंदर प्रॉब्लम होती है तो इंडिया इनको लेता है। जब यूक्रेन में प्रॉब्लम हुई तो इंडिया का प्लेन गया था और सारे नेपालियों को भी लेके आया, इंडियंस तो लाए, साथ में नेपाली लेके आए। इसी तरीके से गल्फ के अंदर भी जब लोगों को निकाला गया था 1-2 बार किसी कंट्री के अंदर, तो सारे नेपालियों को इंडिया ने सपोर्ट किया था, उनको निकाल के लाए थे। तो इंडिया हमेशा नेपाल के साथ खड़ा होता है, हम उसको मानते हैं कि हमारा नेबर है, हमारा पार्टनर है, हिंदू कंट्री है, इसलिए हम नेपाल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तभी हमने अपने नेपाल के बॉर्डर को ओपन रखा हुआ, वहां पे फेंसिंग नहीं है और कोई वीजा भी नहीं लगता। आप आधार कार्ड दिखाइए, आप इलेक्शन कार्ड दिखाइए, तो आप एक दूसरी कंट्री के अंदर जा सकते हैं। हमें उस चीज की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हिंदू कंट्री है और हिंदूज है। हाँ, नहीं देखिए बेसिकली क्या है, हाँ इंडियन करेंसी क्या है कि इंडियन करेंसी तो चलती है, हमारे 100 रुपए के पीछे नेपाल के 160 रुपए फिक्स रेट रखा हुआ। जो भी वर्ल्ड के अंदर सिचुएशन हो, हम नेपाल को इसी पे सपोर्ट करते हैं कि नेपाल खुशहाल रहे, नेपाल प्रोग्रेस करे। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम इस टाइम पे नेपाल के अंदर जो आज फेस करने वाला है वो है मुसलमानों की। शुरू में जब राजा का रूल था, यहाँ पे कुछ कश्मीरियों को लाया गया था जो बुनकर थे, यानी कि कारपेट बनाने के लिए, बाकी चीजों के लिए। धीरे धीरे बाकी मुस्लिम आने शुरू हो गए, पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई। फिर नेपाल के कुछ पॉलिटिशियन, उन्होंने बॉर्डर पे मस्जिद बनानी शुरू कर दी, पैसे दिए गर्ल्स से, यहाँ पे मस्जिदें बना दी, और अपनी कमाई के चक्कर में नेपाल को बर्बाद करने का काम नेपाल के पॉलिटिशियन ने किया। और आज जो नेपाल के अंदर 4,000 मस्जिदें हैं, ज्यादातर मस्जिदें इल्लीगल हैं, और ये एक बड़ा खतरा इंडिया के लिए भी, और साथ में ये खतरा नेपाल के लिए भी। अगर वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा आएगी तो वहां पे आज तो 9 या 10% मुसलमान है, जो एक्चुअली ऑफिशियली कहा जाता है 5% है, लेकिन वैसे 9% हो चुके हैं, और जहां पे बांग्लादेशी आ चुके हैं। तो आप सोचिए नेपाल के अंदर सिचुएशन फ्यूचर में अंदर क्या होगी। अगर वहां 20% मुसलमान आ गए तो नेपाल को बर्बाद कर देंगे। तो नेपाल की गवर्नमेंट को इस पर सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हम मुसलमानों को रखें अपनी कंट्री के अंदर। उनको वहां रखना बनता ही नहीं, स्पेशली अगर आप वहां पे रखेंगे, क्या कहते हैं आप, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को, तो नेचुरली दिक्कत होगी। तो जिस तरीके से योगी ने बॉर्डर में मस्जिदों को उठाया, उसी तरीके से नेपाल को एक्शन लेना पड़ेगा, बालेशाह को एक्शन लेना पड़ेगा। जब से नेपाल के अंदर 2008 में यहाँ पे डेमोक्रेसी आई है और राजा का रूल खत्म हुआ है, तब से वहां पे कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रही। ज्यादातर जो यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर पावर रही, वो तो रही या तो कम्युनिस्टों की या रही माओइस्टों की। और जो कम्युनिस्ट थे यानी कि सीपीएम यूएमएल, वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। आज जो सबसे ज्यादा क्लोज है चाइना के, और इंडिया को टारगेट करते थे। लेकिन बालेशाह अगर सर्वाइव करना चाहते हैं, नेपाल को सेव करना चाहते हैं, जैसे उनको मेजोरिटी मिली है, तो उनको मेन ख्याल रखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान से रिलेशन को डेवलप करना पड़ेगा। चाइना से रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में जितने भी यहाँ पे मुसलमान है उन पे एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि वहां से कोई टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया की तरफ ना हो। अगर नेपाल की सॉइल को टेररिस्ट यूज करके इंडिया पे अटैक करते हैं तो इंडिया उसके ऊपर रिटेलिएट कर सकता है। ठीक है, प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते उदय जी, आप कुछ कहिए, फिर हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बुलंदशाह की जो मैंने खबर सुनाई है, ये अभी लेटेस्ट खबर है, आज की लेटेस्ट खबर है। एंड आई होप सेंस प्रिवेल्स ऑन देम। उनको भी पता है कि भैया यहाँ जैसी इनकी पॉपुलेशन हो गई तो ये अपने बाप के नहीं होते, नेपाल के कहाँ से होंगे। नेपाल को बर्बाद करना शुरू कर देंगे ये लोग, जैसे हिंदुस्तान को कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं कि भैया ये बर्बाद हो जाए, हिंदुस्तान कमजोर हो जाए। जितने भी आप वायलेंट हमारे डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि उसके अंदर मेजॉरिटी ये लोग बैठे रहते हैं, इनकी नफरत है हिंदुस्तान के साथ। एक्चुअली दूसरे मेन रीजन क्या है कि अभी बालेशाह इंडिया में विजिट करने की प्लान कर रहे हैं, और ये जो दंगे किए गए उसका पर्पस है कि उनकी विजिट ना हो पाए। और जो दंगे किए गए उसके ऊपर कुछ नेपाल के लोगों ने, वहां पे कुछ पॉलिटिशियन ने एक चाय लगाया जो चाइना के इशारे पे काम करते हैं, कि सारा का सारा वहां पे जो वायलेंस किया वो किया आरएसएस और बीजेपी ने। ठीक है, ओके, ठीक है, प्रोग्राम खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। नेपाल फ्रेंडशिप एकदम रामरो रहे, एंड वंदे मातरम।